आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपवर्तन के नियमों को समझाने के लिए। इससे पूर्व मैं आपको 4 बातें समझा चुका हूँ। पहली बात, दैनिक जीवन में अपवर्तन का महत्व। दूसरा, माध्यम। तीसरा, अपवर्तन क्यों होता है। चौथा, माध्यम तुलना से ही पता चलता है सघन है या विरल। आज हम एक प्रयोग की सहायता से यह समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपवर्तन के नियम एक प्रायोगिक पुष्टि के रूप में किस प्रकार से करेंगे। अभी इन दिनों मुझे स्कूल जाने का अवसर मिला। मैं स्कूल से कांच की अपवर्तन पट्टिका ले आया। कांच की अपवर्तन पट्टिका एक आयताकार कांच की सिल्ली है। इसको हम आज कांच की अपवर्तन पट्टिका के नाम से जानते हैं। यह प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण थी। उस दिन हमने कांच की ग्लास, जो कि एक सराउंडल वृत्तीय पोजीशन में थी या आयताकार पोजीशन में, इससे प्रयोगों को समझने में आसानी मिलती है और नियमों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम इस अपवर्तन पट्टिका के साथ उपस्थित हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमने कांच की आयताकार पट्टी को एक पाइन बोर्ड पर, जो कि एक सॉफ्ट लकड़ी है, इसका एक पाटा बना हुआ है, इस पर हमने कागज़ रखा है। इस कागज़ के ऊपर हमने एक आयताकार पट्टिका रखी है। इस आयताकार पट्टिका को हमने एक पेंसिल की सहायता से इसको चारों तरफ से हमने निशान कर लिया है, ताकि आयताकार पट्टिका का एक पोजीशन हमको दिखाई दे कि ये इस स्थान पर स्थिर है। अब हम बारी बारी 4 आलपिनें लेंगे। एक ए पोजीशन पर आलपिन लगाएंगे, दूसरी इसकी ठीक सीध में इस पृष्ठ की ओर आकर के मैं ये 2 आलपिनें लगाऊंगा और दूसरे पृष्ठ की ओर आकर के मैं ये 2 आलपिनें इनके सीध में लगाऊंगा। अब ये चारों आलपिनें मुझे एक सीध में, जब मैं इस कांच की पट्टिका के अंदर से होते हुए देखता हूं, तो मुझे ये चारों आलपिनें 1, 2 एंड देन 3 और 4 ये चारों आयताकार सिल्ली में से देखते हुए दिखाई देती हैं। जबकि मैं ऊपर से इसको जब देखता हूं, तो ये चारों आलपिनें एक सीध में नहीं है। देखो, मैंने पेंसिल से इस पूरी व्यवस्था को अब मैं इस पूरी व्यवस्था को हटा करके इस आलपिनों के बिंदुओं को पेंसिल की सहायता से मिला देता हूँ। जब मैं इस पृथककारी पृष्ठ P और Q या A और B बिंदुओं को मिलाता हूँ, तो ये यहाँ एक सीध में दिखाई देती है। ये तो दोनों सीध में ही थी। दूसरा, जब मैं इन आलपिनों को इस वृत्ताकारी पृष्ठ पर मिलाता हूँ, तो ये आलपिनें यहाँ एक सीध में दिखाई दे रही हैं। जब मैं इस पृष्ठ PQ यानी पृथककारी पृष्ठ को दूसरे निर्गत पृष्ठ तक की ओर रेखा खींचूं, तो ये टेढ़ी होती हुई दिखाई देती हैं। ये देखो, यहाँ पर इस बिंदु से जानी चाहिए थी, लेकिन ये जा इस तरफ रही हैं। इसका मतलब यह इस ओर मुड़ी है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। हम इस अपवर्तन के प्रयोगों को प्रायोगिक पुष्टि करने के लिए इससे पूर्व भी हमने यह प्रयोग किया है। इस पृथककारी पृष्ठ के उस बिंदु से एक अभिलंब खींच देते हैं। यह 90 डिग्री की कोण पर खींचा गया एक अभिलंब है। तो हमारे पास में एक किरण, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। इस दरमियान इस अभिलंब और इसके बीच में बनने वाला ये कोण I आपतन कोण कहलाता है और इस अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण R अपवर्तित कोण कहलाता है। ये वो आयताकार पट्टिका है जिसमें इस बिंदु पर हमने पहली आलपिन, इस बिंदु पर हमने दूसरी आलपिन लगाई। ये वो पृथककारी पृष्ठ हैं जिससे प्रकाश की किरण इस O बिंदु से O डैश बिंदु तक आई। इसको हम प्रकाश के मुड़ने की घटना को समझने के लिए प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर इस किरण को PQ की दिशा में अगर हम ले जाएं, तो ये सीध में जाना चाहिए था, लेकिन यह इस ओर मुड़ रहा है, अंदर की ओर मुड़ रहा है। इसको समझने के लिए हमने एक O बिंदु, जो कि इस पृथककारी पृष्ठ पर है, हम ये मान करके चलते हैं कि P आलपिन से प्रकाश टकराकर Q आलपिन पर आया। Q आलपिन से टकराकर प्रकाश इस कांच की सिल्ली में अंदर प्रवेश किया इस O बिंदु से। इस O बिंदु पर यदि हम 90 डिग्री के कोण पर एक अभिलंब खींचते हैं, तो हमको 2 कोण प्राप्त होते हैं।
पहला कोण हमको प्राप्त होता है आई, जिसको कि हमने आपतन कोण के नाम से जाना। ये आपतन कोण PON कोण आई, ये यहाँ पर हमने पहले भी, इससे पूर्व भी हमने वॉल्यूम 3 में इस बात को समझा है। और इसी प्रकार से यहाँ पर इस कोण अपवर्तित कोण, जिसको कि हमने N-O-O' के बीच में जो कोण बना है, इसको हमने कोण R कहा। यह अपवर्तित कोण है। आज हम जो काम करने जा रहे हैं, इस बात को हम तीसरी बार कर रहे हैं, लेकिन अब हम जो काम कर रहे हैं वह हम बोर्ड पर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यह क्या प्रयोग है। अभी हम यहां पर देख रहे थे कि प्रयोग की दृष्टि से P और Q, इसी सारे ड्राइंग्स को, इस ड्राइंग को मैंने बोर्ड पर यहाँ पर हमने P आल्पिन से टकरा कर आने वाला प्रकाश Q से टकराया, और Q से टकरा करके प्रकाश इस O बिंदु में से पृथक्कारी पृष्ठ को पार करते हुए कांच में प्रवेश किया। कांच में प्रवेश करने के बाद इसको जाना कांच नहीं होता, तो इसको जाना इस दिशा में चाहिए था, लेकिन यह गया इस O से O दिशा में। यहाँ से टकरा करके इस आल्पिन से टकराया, R आल्पिन चौथी दूसरे पृष्ठ पर जो यहाँ पर आल्पिन हमने लगाई थी उससे टकराया। यहाँ से टकराने के बाद S से टकराया। तब जब यदि हम इन S R को सीध में रखकर इस कांच की सिल्ली में से होते हुए Q और P को देखते हैं तो ये चारों सीध में दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर इस चारों की सीध ऊपर से देखने पर हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि ये आल्पिन P और Q इस दिशा में है, जबकि R और S इस दिशा में है। ये चारों एक सीध में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश जब एक माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस दरमियान यहाँ पर 2 नियम प्रतिपादित हुए। अपवर्तन के नियम। इसमें प्रथम नियम इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको समझेंगे। और दूसरा नियम जो था वह है आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। सर्वप्रथम हम इस प्रयोग की व्याख्या को किस प्रकार लिखेंगे, तो प्रयोग ऑब्लिक हमारा उद्देश्य है अपवर्तन पट्टिका की सहायता से था, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा बिंदु, इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए, तो कांच की आयताकार मोटी सिल्ली, आल्पिन 4 से 6, आल्पिन के पश्चात पाइन की
लकड़ी से बना तख्ता सफ़ेद कार्ड शीट और ड्राइंग बोर्ड पिन। ड्राइंग बोर्ड पिन, ड्राइंग बोर्ड पिन इस प्रकार की पिनें होती हैं, ये जो हमने यहाँ पर लगा रखी है। आलपिन आप सभी जानते हैं, आयताकार पट्टी का आप जानते हैं, स्केल, पेंसिल, रबड़, ये सब आपके सामने उपस्थित है। ये सामग्री हम यहाँ पर काम में लेंगे। सामग्री के पश्चात हम यहाँ पर चित्र की व्याख्या करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा चित्र होता है। तो जो ड्राइंग बोर्ड पर चित्र बना है वो चित्र है। इस चित्र में नामांकन करना, तो नामांकन में चित्र हमने पहले बना चुके हैं। यह आपतन कोण है, अभिलंब है, आपतित किरण है, कांच की पट्टी का अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, अपवर्तित कोण, इसको कोणार कहते हैं, और ये आपतन कोण कोण आई कहलाता है। चित्र के पश्चात हम यहाँ पर परीक्षण विधि लिखेंगे कि प्रयोग किया कैसे। विधि का ए पॉइंट जो है वो है व्यवस्था। तो इस प्रयोग की व्यवस्था कैसे की आप सब जानते हैं। लकड़ी का तख्ता लिया, वाइट कागज ड्राइंग शीट की ड्राइंग पिनों की सहायता से लगा दिया, ड्राइंग पिनों की सहायता से लगा दिया। उसके बाद आयताकार पट्टी को रखा, आलपिनें लगाई। ये सब व्यवस्था हम बाकायदा इस पूरी व्यवस्था को हम इस बोर्ड पर लिखित रूप में इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। बी पॉइंट है इसकी कार्यप्रणाली। व्यवस्था करने के बाद में हमने आलपिनों को देखा, आलपिनों को व्यवस्थित किया, इसका जिक्र करना है। उसके बाद में सी पॉइंट करना है अवलोकन। व्यवस्था, कार्यप्रणाली, अवलोकन। अवलोकन में हमको ये देखना है हमको क्या दिखाई दिया। तो हमने देखा चारों आलपिने पी क्यू आर एस। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ मैं, लिखना तो आपको पूरा, मेरे पास बोर्ड छोटा है अतः मैं पूर्ण बात नहीं लिख पा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि आलपिने पी क्यू आर और एस, ये चारों आलपिनें एक सीध में दिखाई देती हैं। जब हम कांच के आयताकार सिल्ली में से दूसरी तरफ देखते हैं तो पी क्यू वाली दूसरी तरफ लगी हुई आर एस की आलपिनों के साथ में सीध में दिखाई देती है। इस घटना को हमने अवलोकन के रूप में अवलोकन अब इसके पश्चात में हम यहाँ पर परीक्षण देखते हैं। सी के बाद में डी पॉइंट आता है परीक्षण। हमने क्या देखा, इससे क्या रिजल्ट निकला, परीक्षण क्या है इसका, ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया। तो हम यहाँ पर वापस चित्र पर आते हैं एक बार, और इस चित्र पर आने के बाद में हम यहाँ देखते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब हैं,
ये प्रेक्षण संख्या 1 के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि इसमें आपतित किरण P और O, जो कि PQ अल्पिन की रेखा है, वो एक पृथककारी पृष्ठ पर डाला गया बिंदु है जिस पर हमने अभिलंब खींचा है, अतः हम आपतित किरण को PO लिखेंगे। अब तो आपतित किरण जो हैं और अपवर्तित किरण जो O से O डैश तक हैं, जो कि कांच के अंदर चल करके सीध में आई हैं, और इस आपतित किरण को अपवर्तित किरण के साथ देखते हैं तो ये भी इसी तल पर स्थित हैं, अपवर्तित किरण भी इसी तल पर स्थित हैं, और ये अभिलंब भी इसी व्हाइट बोर्ड पर स्थित हैं। यानी कि हमने यहाँ पर प्रेक्षण देखा कि इसमें आने वाली प्रेक्षण में हमने इसका फर्स्ट प्रेक्षण देखा, इसी को हम आगे जाकर के अपवर्तन का द्वितीय नियम कहेंगे। प्रेक्षण में हमने देखा आपतित किरण ये PO और O और O डैश अपवर्तित किरण दूसरा, और तीसरा अभिलंब N और N डैश, ये तीनों एक ही तल पर दिखाई देती हैं, एक ही तल पर स्थित हैं। इसको हम आगे जाकर निष्कर्ष अगला पॉइंट हमारा होगा प्रेक्षण 1 हो गया, जिसमें हमने ये देखा प्रेक्षण 1 में हमने देखा कि यहाँ पर प्रेक्षण फर्स्ट में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब यानी कि PO किरण, O डैश किरण तथा N डैश अभिलंब तीनों एक ही तल पर दिखाई देते हैं। ये हमको प्रेक्षित हुआ। प्रेक्षण का दूसरा भाग है, यहाँ पर प्रेक्षण का दूसरा भाग है प्रेक्षण 2 कि आपतन कोण I में जिस अनुपात में कोण I में जिस अनुपात में परिवर्तन करते हैं उसी अनुपात में कोण R भी परिवर्तित होता है। कोण I जिस अनुपात में जिस अनुपात में परिवर्तन करते हैं उसी अनुपात में कोण R भी परिवर्तित होता है। अर्थात कोण I का मान दुगना करें तो कोण R भी दुगना हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर दो बातें जो कि हमने पहले ली थी, इसलिए ही मैंने आपको इससे पूर्व के वीडियो में ये बात समझाई थी कि जब भी हम कोण I और कोण R का संबंध स्थापित करते हैं तो बात तो यही रहेगी, कोण I जिस अनुपात में परिवर्तित करते हैं उसी अनुपात में कोण R भी परिवर्तित होता है। अर्थात कोण I का मान दुगना करें तो कोण R भी दुगना हो जाएगा, और यदि हम कोण I का मान आधा करें तो कोण R भी आधा हो जाएगा। अर्थात बढ़ाने पर कोण R बढ़ता है, घटाने पर कोण घटता है। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कमाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मैं ये बात समझा रहा था कि कोण I और कोण R के बीच में एक निश्चित अनुपातिक संबंध है। ऐसे संबंध को
किसके बीच में संबंध देख रहे हैं? कोण आई और कोण आर के बीच में संबंध देख रहे हैं। तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं समानुपाती संबंध। समानुपाती संबंध। तो प्रेक्षण में हमने दूसरा प्रेक्षण किया। यहां पर आइए वापस से। तो कोण आई और कोण आर के बीच में एक अनुपातिक संबंध है, यानी हम इस कोण आई को बदलते हैं तो कोण आर भी बदलता है। अब बदलने का तरीका भी ऐसा है कि कोण आई को दुगना करें तो कोण आर भी दुगना हो जाएगा, कोण आई को आधा करें तो कोण आर भी दुगना हो जाएगा। यानी इसको बढ़ाएं तो ये बढ़ता है, इसको घटाएं तो ये घटता है। तो इनके बीच में जो संबंध स्थापित हुआ वह समानुपाती संबंध कहलाता है। यह हमने प्रेक्षण में देखा। ये प्रेक्षण स्नेल ने इसको पुष्ट किया, प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया। आर के बीच में संबंध स्नेल ने अपने नियम का प्रायोगिक सत्यापन कुछ इस प्रकार से किया। अपवर्तन पट्टिका का प्रयोग हम लगातार करते आ रहे हैं, इस प्रयोग को हम बार बार देख रहे हैं। ये इसी प्रयोगों को उसने कोण बदल करके किया। कोण यहाँ आई जो है, इस कोण को 20 डिग्री, कोण आई कितना लिया गया भाई? 20 डिग्री लिया गया। और इस 20 डिग्री को रख करके फिर इसने एक सत्यापन स्थापित करने का प्रयास किया कि कोण आई यदि 20 डिग्री हो तो कोण आर कितना होगा। इसका सत्यापन हम डी की सहायता से कर सकते हैं। अब देखिए, ये अभी आपने देखा कि एक चारों का सीध में है, इसका अर्थ है हमारा जो प्रयोग चल रहा है वही है। सारी बातें हम वापस स्टेप्ड करते हैं। तो ये है कोण जो है, इस डी की सहायता से हमने देखा कि ये 20 डिग्री का ये यहाँ पर हमने देखा कोण आई हमने 20 डिग्री लिया है। यहाँ से 90 से 10 से 70 तक आया तो ये 20 डिग्री का कोण है। यहाँ से ये 20 डिग्री अभिलंब के साथ कोण स्थापित कर रहा है। अब यदि हम इसे स्थापित करें तो इसका कोण आर कितना आता है? देख लीजिए भाई, इसका कोण आ रहा है 10 डिग्री। यहाँ से 90 से 80 ये 10 डिग्री आ रहा है। कोण आर जो आया है वह कोण आर 10 डिग्री आया है। इसी प्रकार से इसी प्रयोग को उसने 40 डिग्री, कोण आई जब कितना लिया भाई? कोण आई इसने अब की बार 40 डिग्री ले लिया। यानी कोण आई को उसने दुगना कर दिया। यहाँ दिखाओ, दुगना कर दिया। कोण आई दुगना कर दिया। पहले जो कोण आई था यहाँ 20 डिग्री, कोण आई कितना लिया है? यहाँ 20 डिग्री। और अगले प्रयोग में उसने कोण आई को दुगना कर दिया और ये 40 डिग्री ले लिया। अब यहाँ से इसको देखते हैं, ये आलपिनें एक ठीक सीध में दिखाई देती हैं और इस चारों आलपिनों को एक सीध में देखने का अर्थ है कि कोण आई इसने जो 40 डिग्री लिया तो इसका आपतन कोण आर कितना आ रहा है इसको देखेंगे। और ऊपर से जब हम इस सारी व्यवस्था को हटाते हैं और हटा करके हम डी की सहायता से यहाँ हम देखते हैं कि कोण आई लिया गया 40 कैसे? देखो, 90 से ये 10 डिग्री, 90, 80, 70, 60, 50 यानी कि 10, 20, 30 और ये 40 डिग्री। तो कोण आई 40 डिग्री लिया। तो कोण आर हमारे पास में बढ़ाया हमने, दुगना किया। तो कोण आर जो पहले 10 डिग्री था, वह कोण आई के एवज में था, के सापेक्ष था। अब यहाँ पर कोण आई 40 है, इसके सापेक्ष 20 आना चाहिए हमारा। ये स्नेल जो नियम स्थापित करना चाह रहा है उसके अनुसार। अब ये देखो यहाँ 70 पर आ रहा है, ये रहा 70। तो यहाँ ये देखो 90 से 80 10 डिग्री, 80 से 70 20 डिग्री, यानी कि कोण आर जो यहाँ आया है वो 20 डिग्री आया। अब इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जब हम कोण आई का मान बढ़ाते हैं तो कोण आर का मान बढ़ाते हैं तो कोण आर का मान भी बढ़ता है। देखो 20 डिग्री से 40 डिग्री करने पर 10 डिग्री से कोण आर 20 डिग्री हो गया, यानी कि हमने कोण आई को दुगना किया तो कोण आर भी दुगना हो गया। इसका उल्टा प्रयोग करें, यदि हम कोण आई यदि हम 40 लेते और उसके बाद यदि कोण आई हम क्या लेते 20 लेते तो यहाँ पर हम वो संबंध स्थापित करते थे, कोण आई को घटाते हैं तो कोण आर भी घटता है। 20 से कितना हो गया 10 हो गया। तो इस प्रकार स्नेल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन इस ढंग से हम 2-3 प्रयोग और कर सकते हैं। इसके कोणों के मान को बदल करके भी कर सकते हैं।
अतः इस संबंध को कि कोण आई यानी आपतन कोण अपवर्तित कोण के समानुपाती होता है, इस समानुपाती संबंध को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर हम इन दोनों प्रेक्षणों को निष्कर्ष के रूप में देखें, इस प्रयोग के निष्कर्ष के रूप में देखें, अभी हमारा प्रयोग प्रेक्षण स्तर पर समाप्त हो गया है। अब हम इससे आगे इसका निष्कर्ष के बारे में, नियमों के बारे में चिंतन करेंगे। ये नियम अपवर्तन के नियम कहलाते हैं। तो प्रयोग में हमने देखा प्रयोग क्या करना, प्रयोग में सामग्री क्या लेनी, प्रयोग का चित्र किस प्रकार से बना, प्रयोग की व्यवस्था कैसे की गई, प्रयोग की व्यवस्था कैसे की गई, प्रयोग में किस प्रकार से हमने इसके नामांकन किए, चित्र को नामांकित करके दिखाया, और उसके बाद में हमने एक अवलोकन देखा। अवलोकन में हमने ये देखा कि पी क्यू आर एस की जो पोजीशन है वो एक सीध में दिखाई देती है। और फिर जब हमने इस पेंसिल की सहायता से इन सारों रेखाओं को किरण रूप में मिला करके देखा तो हमारे सामने कुछ प्रेक्षण नजर आए। उन प्रेक्षणों में हमने पहला प्रेक्षण ये देखा कि इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर दिखाई देते हैं। और दूसरा प्रेक्षण हमने देखा कि कोण अनुपातित स्थिति में एकदम समानुपातिक स्थिति में संबंध स्थापित करते हैं, आपतन कोण अपवर्तित कोण के समानुपाती संबंध स्थापित करते हैं। ये बात पुष्ट रूप में हमने देखी और वह स्नेल ने किया, इसलिए हम इसको नियम रूप में देखेंगे। जब हम निष्कर्ष रूप में इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसको स्नेल के नियम के रूप में देखेंगे। यह अपवर्तन के प्रेक्षणों के दो नियमों का रूपांतरण अगले निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे। निष्कर्ष में हम लिखते हैं, प्रेक्षणों के पश्चात निष्कर्ष पर यदि हम पहुंचे तो हमको एक मोटा मोटा निष्कर्ष सामने आता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। और छठा पॉइंट है आपका निष्कर्ष, नियम। जो प्रेक्षण किए थे उन प्रेक्षणों को नियम के रूप में देखते हैं। तो इसका जो प्रथम नियम है वो हम स्नेल के नियम से जानते हैं। मोटा मोटी तौर पर हमने स्केल का नियम अभी प्रेक्षण करते समय समझ लिया था, पर नियम तो नियम है, इसको रूप में लिखना पड़ेगा, नियम के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इन्वर्टेड कोमा में इसका स्नेल का नियम, या हम कह सकते हैं अपवर्तन का प्रथम नियम। इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे? इन्वर्टेड कोमा आपतन कोण साइन आई। मैं अभी जिक्र करूंगा यहां साइन आई ही क्यों लिया गया। अपवर्तित कोण साइन आर के समानुपाती होता है। साइन आई समानुपाती साइन आर। हिंदी में लिखें तो आपतन कोण समानुपाती अपवर्तित कोण। यहां पर हमको ये समझना है कि आपतित कोण को साइन आई लिया गया, अपवर्तित कोण को साइन आर लिया गया, तो यहाँ कॉस क्यों नहीं लिया गया, टेन क्यों नहीं लिया गया, साइन ही क्यों लिया गया, साइन ही क्यों लिया गया, इस पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा इस प्रकार से है, यहाँ आइए, इस चित्र में आइए।
यदि हम इतने इतने पोर्शन को एक बार गणितीय रूप में ड्राइंग करते हैं, वो यहाँ ड्राइंग है, और इसको यदि मैं ये इसको अभिलंब मान लीजिए, ये आपका पृथक्कारी पृष्ठ है, ये आपतित किरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो कोण बना इसको हमने कोण आई दिया। अब ये साइन ही क्यों है, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यदि यह कोण थीटा मान लीजिए, आप थीटा कहते हैं, हमने इसको साइन आई लिखा है, आई लिखा है, या हम थीटा लिख सकते हैं। अगर मैं इसका एक त्रिभुज बनाऊं, यहाँ एक काल्पनिक त्रिभुज बनाऊं, तो यह 90 डिग्री का कोण हुआ और ये थीटा डिग्री का कोण हुआ। 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है, और जिस पर यहाँ ये अगर थीटा डिग्री है, तो कर्ण के इस पोजीशन को यदि हम समझें, यहाँ पर इसको लें, तो ये जो थीटा डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है, तो ये आधार हो जाएगा। यहां पर ये अभिलंब है, अतः यह लंब है, और कर्ण और लंब के बीच में ये कोण आई बना है, इसलिए यहां पर जो साइन ज्या ही काम में आएगी। कॉस ज्या के लिए आधार बटे कर्ण होना चाहिए, और साइन ज्या के लिए, कॉस ज्या के लिए हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण के बीच में यदि थीटा डिग्री आता तो हम ये कॉस ज्या लेते। यहां पर साइन ज्या इसलिए लिए क्यों, क्योंकि लंब बटे कर्ण का पोजीशन अनुपात ये ज्या आता है, अतः ये जो साइन आई या ज्या का अर्थ है कोण, कोण कौन सा, आपतन कोण, अतः आपतन कोण या साइन आई के रूप में। अब आप ठीक रिवर्स आइए, इसके ठीक सामने, अभी आपको समझाया मैंने कि आपतन कोण में साइन आई ही क्यों काम में लिया, कॉस आई क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेप हम देखते हैं, यहाँ ये हमने कोण आर ये ले रखा है, ये लंब है, और यहाँ पर हम काल्पनिक अगर त्रिभुज खींचें तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये कर्ण है, तो यहाँ लंब और कर्ण के बीच में ये जो कोण आ रहा, यहाँ पर भी लंब और कर्ण है, अतः यह कोण भी साइन ज्या जो काम में लिया जाएगा वो लंब और कर्ण के बीच में ही आ रहा है। तो ये जो कोण है आर, ये जो कोण है आई, ये साइन आई के रूप में होगा और ये साइन आर के रूप में होगा। यह साइन ही क्यों है, कॉस क्यों नहीं है, तो इसके पीछे लंब बटे कर्ण का संबंध स्थापित होता है। अतः यहाँ पर स्नेल भाई साहब ने, यहाँ पर स्नेल नामक वैज्ञानिक ने आपतन कोण को साइन आई की ज्या के रूप में देखा है और अपवर्तित कोण को साइन आर की ज्या के रूप में देखा है, और इसके अनुपातिक संबंध को स्नेल के नियम के रूप में देखते हैं। अब हम अपने स्थान पर पुनः आते हैं। ये बीच में एक अच्छा सा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, साइन ही क्यों, हम स्नेल के नियम की साइन ज्या ही क्यों, साइन आई समानुपाती साइन आर, इस पर चर्चा कर रहे थे कि इसमें साइन और ही क्यों लिए गए ज्या के रूप में, कॉस ज्या क्यों नहीं लिया गया। तो साइन ज्या हम सब जानते हैं लंब बटे कर्ण, और हमारे आपतन कोण और अपवर्तित कोण साइन ज्या के रूप में प्रस्तुत होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर साइन ज्या के लेते हैं, और इनके बीच में समानुपाती संबंध है। यदि किन्हीं दो राशियों के बीच में समान अनुपात का संबंध होता है ये, और अगर हम एक दूसरे में भाग लगाएं या करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर, यदि हम इन दोनों का, जब अनुपात स्थिर हैं, दोनों का मान एक को बढ़ाते दूसरा भी बढ़ता है, जिस अनुपात में बढ़ाते उसी अनुपात में बढ़ता है, तो इनके अनुपात का मान स्थिरांक प्राप्त होता है, स्थिरांक। अब हम नए टॉपिक की ओर घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, और इस स्थिति को हम साइन आई बटे साइन आर, यानी इसको हम इस साइन आई समानुपाती साइन आर को इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। क्यों? क्योंकि जब दोनों राशियों के बीच में समान अनुपात का संबंध स्थापित होता है तो वो स्थिरांक ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसकी इकाई डिग्री होती है और इसकी इकाई भी डिग्री। तो यहाँ पर हम मान लिखेंगे 30 डिग्री बटे 30 डिग्री, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल, 30 का मान रखेंगे यदि हम, तो वह मान हमको स्थिरांक अंक के रूप में ही प्राप्त होगा। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। यहाँ पर ये स्थिरांक आपतन कोण बटे
अपवर्तित कोण विल बी इक्वल टू स्थिरांक कहलाता है। इस स्थिरांक को वर्तमान में या करके हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन आई बटे, ये सभी स्नेल के नियम का प्रारूप है। इसको हम स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का चिन्ह या करके हम इसको लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। अब इस अपवर्तनांक में एक विशेषता और दिखाई जा सकती है यहाँ, और वो ये दिखाई जा सकती है कि 1 2 12 लिख दिए, ये 12 नहीं है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। तो हम ये लिखते हैं, ये जो साइन आई बटे साइन आर है वो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अनुपातिक संबंध कैसा होता है, वह एक स्थिरांक के रूप में प्राप्त होता है, वह एक स्थिरांक के रूप में प्राप्त होता है, जिसको कि हम अपवर्तनांक, इसको हम म्यू 1 2, इसको हम लिखते हैं म्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये संकेत है म्यू। म्यू 1 2, 1 2 का अर्थ है माध्यम 1 और दूसरे 2 का अर्थ है माध्यम 2। एक का अर्थ है वायु और दूसरे का अर्थ है कांच। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, साइन बटे साइन आर जो है वह 2 माध्यमों का तुलनात्मक अनुपात है और वह एक स्थिर अंक के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तन का अंक 2 माध्यमों के बीच में प्रकाश कितना अपवर्तित होगा इसका एक मान हमको प्राप्त होता है और वो हमेशा स्थिर प्राप्त होता है। ऐसी बात हमको स्नेल ने समझाई कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एक स्थिरांक प्राप्त होता है, जिसको कि हम अपवर्तनांक कहते हैं। और ये जो अपवर्तनांक प्राप्त होता है, कोणों के बीच का अनुपात प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं निरपेक्ष का सापेक्ष का अपवर्तनांक। इसको हम कहते हैं सापेक्ष का अपवर्तनांक। सापेक्ष का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यहाँ पर अगर कोणों के अनुपात से हमको अपवर्तनांक प्राप्त होता है, तुलना से हमको ये प्राप्त हुआ है। कोण आई किसकी तुलना में, वायु की तुलना में कांच का अनुपात प्राप्त हो रहा है, अतः यह सापेक्ष का अनुपात है, तुलना का अनुपात है, तो इसलिए हमने इसका नाम सापेक्ष का अपवर्तनांक कहा। ये हमारे स्नेल का नियम अपवर्तन पट्टिका से अपवर्तन का पहला नियम जो कि स्नेल ने हमको प्रस्तुत किया था, वो हमने गणितीय रूप में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हमारा ये हेडिंग होगा, स्नेल के नियम का गणितीय प्रारूप। तो ये इसका स्नेल के नियम का गणितीय प्रारूप है। अब इस स्नेल के नियम के साथ साथ हम एक अपवर्तनांक की बात चल गई है, तो हम एक अपवर्तनांक, इसको यहाँ नहीं करेंगे, जो अभी मैं दूसरी बात आपको समझा रहा हूँ वो लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि अपवर्तनांक की बात आ गई। सापेक्ष का अपवर्तनांक है, ये फर्स्ट अपवर्तनांक हमने कर लिया, स्नेल के नियम के अनुसार कर लिया। अब एक अपवर्तनांक और होता है, उसको हम कहते हैं निरपेक्ष का अपवर्तनांक। निरपेक्ष का अपवर्तनांक, इसकी हम तुलना अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। निरपेक्ष का अपवर्तनांक इसका सेकंड प्रारूप है। हम क्योंकि बीच में हमारा प्रयोग चल रहा है और इस प्रयोग में हम स्नेल यानी प्रयोग नियम प्रथम किया है, अपवर्तन का पहला नियम किया है, और वो नियम हम यहाँ पर देख करके गणितीय रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं वो लिखा है। हिंदी में हम इसको इतना लिख सकते हैं स्नेल के नियम को कि साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक होता है, ये लिख सकते हैं। नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपतन कोण समानुपाती होता है अपवर्तित कोण के। साइन आई समानुपाती साइन आर, ये इसका गणितीय रूप है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यह एक निश्चित अंक प्राप्त होता है। अब दूसरा नियम एक और है हमारे पास में, यहाँ पर एक सेकंड नियम और है, और वो नियम किस प्रकार से है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और वह है एक साधारण सा नियम, जिसमें हमने बात तो कर ली प्रेक्षण के समय, हमने पहले नियम की, साथ ही इसको हमने दूसरे नियम के रूप में प्राप्त कर ली, और वो ये था आपतित किरण नियम 2, अपवर्तन का द्वितीय नियम। अब अपवर्तन का द्वितीय नियम जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में एक ही स्टेप आता है, वो भाषा में ही लिखना पड़ेगा, और वो होगा आपतित किरण। आपतित किरण
यानी गिरने वाली, अपवर्तित किरण यानी कि मुड़ने वाली, एवं अविलंब एवं विलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये अपवर्तन का सेकंड लॉ है, अपवर्तन का द्वितीय नियम है। इसको हम समझने के लिए ये सारी बात इस प्रयोग से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपतित किरणें, अपवर्तित किरण हैं और अविलंब हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित है। एक तल मतलब ये सफ़ेद कागज आपको दिख रहा है, ये तल है, और ये अपवर्तन पट्टिका है, इस तल पर अविलंब खींचा गया है। ये आपतित किरण यहाँ है, अपवर्तित किरण यहाँ है, तो ये तीनों चीज़ें एक ही तल पर स्थित हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसी के साथ हमारा यह अपवर्तन के जो 2 नियम थे वो हमने पूर्ण कर लिया। यह लेसन यही समाप्त होता है, लेकिन निरपेक्ष के अपवर्तनांक के लिए और आगे अपवर्तनांकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए अलग से एक क्लास लेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद।